हेलो स्टूडेंट्स, फ्यूनेरिया के स्पोरोगोनियम का डेवलपमेंट कैसे होता है ये हम पूर्व की स्लाइड में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि फ्यूनेरिया का जो मेच्योर स्पोरोगोनियम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्पोरोगोनियम का जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है कैप्सूल का, उसे हम एपोफाइसिस बोलते हैं और ये एपोफाइसिस जो है वो सीटा से कनेक्टेड रहता है। एपोफाइसिस का लोअर पार्ट थिन वॉल्ड सेल्स से बना रहता है जो कि इलॉन्गेटेड सेल्स होती हैं और ये सेल्स कॉल्यूमेला के सेल्स के साथ में इंटरमिंगल रहती है, मर्ज रहती है। कैप्सूल के एक्सिस में जो स्पॉन्जी टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि एंडोथीशियम से बनते हैं और ये स्पॉन्जी टिश्यूज फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कर सकते हैं और इनके बीच में बहुत सारे एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। The main upper part of the capsule is slightly curved cylindrical structure. It is consist of columella in the central surrounded by spore sac which single layered archisporium. ठीक है, तो कोल्यूमेला जो है वो सेंट्रल पार्ट होता है और इस कोल्यूमेला के चारों तरफ सिंगल लेयर्ड आर्किस्पोरियम पाई जाती है जिसे हम स्पोर सेक भी कहते हैं और इसी लेयर से आगे जाकर के बीजाणुओं का निर्माण होता है। कैप्सूल का टर्मिनल पार्ट निम्न संरचनाओं से मिलकर बना होता है। ओपरकुलम या प्रच्छद, एंडोथीशियम के सेल्स के बार बार विभाजन होने से होमोजेनस पैरेन्काइमेटस सेल्स बनती है और इन होमोजेनस पैरेन्काइमेटस सेल से कैप्सूल की प्रच्छद या ओपरकुलम का निर्माण होता है। एंडोथीशियम का जो अंदर की रिंग होती है उनसे पेरिस्टोम टीथ का निर्माण होता है। दो प्रकार के पेरिस्टोम टीथ पाए जाते हैं, आउटर पेरिस्टोम और इनर पेरिस्टोम टीथ। कैप्सूल की जो मेन बॉडी होती है जिसे हम थीका कहते हैं, थीका के अपर रीजन वाली सेल्स होती हैं जो कि एलोंगेटेड होती है और एक दूसरे को सुपर इम्पोज्ड करके रखती है, मतलब अध्यारोपित करके रखती है और यही सेल्स जो है वो एन्युलस प्रच्छद या ओपरकुलम का बेस बनाती है। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं जो कि ओपरकुलम का बेस बना रही हैं, इन सेल्स को हम एन्युलस बोलते हैं जो कि थीका के अपर रीजन वाली सेल्स हैं। जब कैप्सूल का डेहिसेंस होता है तो इस वक्त डेहिसेंस के वक्त में कैप्सूल का ये वाला पार्ट जो होता है एन्युलस वाला पार्ट वो टूट जाता है जिससे कि ओपरकुलम थीका से आसानी से सेपरेट हो जाता है। इसी प्रकार कैप्सूल का जो बेजल स्टेराइल पार्ट है उससे जो कि एम्फीथीशियम और एंडोथीशियम से बनता है, इस रीजन को हम एपोफाइसिस कहते हैं, लेकिन इस रीजन में आर्किस्पोरियल सेल्स एब्सेंट होती है, इसीलिए हमने कहा कि ये बेजल पार्ट जो है वो टोटली स्टेराइल होता है। एंडोथीशियम की ये सेल्स कंडक्टिंग टिश्यूज के समान काम करती है। एपिफाइसिस का जो एपिडर्मल रीजन है, एपिडर्मल सेल्स हैं, वहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और जो सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और स्पॉन्जी टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करने में सक्षम होते हैं। चौथा पार्ट होता है कैलिप्ट्रा या गोपक। तो जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो वेंटर की जो जैकेट सेल्स हैं, ये जैकेट सेल्स एक्टिवली डिवाइड होना शुरू करती हैं और ये डिवाइड होकर के स्पोरोगोनियम को चारों तरफ से कवर कर लेती है, घेर लेती है और एक सुरक्षा कवच बना लेती है जिसे कि हम गोपक या कैलिप्ट्रा कहते हैं। कुछ समय बाद में स्पोरोगोनियम की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है जिससे कि कैलिप्ट्रा की सेल्स टूट जाती हैं और कैलिप्ट्रा जो है वो स्पोरोगोनियम के टर्मिनल पार्ट पर एक केप लाइक स्ट्रक्चर की तरह लगा रह जाता है। दी गई स्लाइड एक मैच्योर कैप्सूल की है। ठीक है, ये कैप्सूल का एलएस है और जब स्पोरोगोनियम जो मैच्योर हो जाता है तो उसकी जो हाइट होती है वो लगभग 4 सेंटीमीटर तक इलोंगेट हो जाता है और ये फुट, सीटा और कैप्सूल रीजन में स्पोरोगोनियम डिवाइड दिखाई देता है।
फुट रीजन वाला जो पार्ट होता है वो पार्ट अपने मदर प्लांट में धसा रहता है, और इसका काम क्या है, फुट रीजन का काम क्या है, होस्टोरिया या चूष्कांग का काम करता है, यानी कि अपने मदर प्लांट से स्पोरोगोनियम को न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन का काम करता है। सीटा रीजन जो कि लंबी डंडे की तरह संरचना होती है, लंबी डंडी नुमा संरचना होती है, और ये बिल्कुल पतला व्रंत लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो रीजन दिया गया है, ये वाला दिस वन, ये सीटा का टीएस है, ठीक है। तो इसमें आपको बाहर एपिडर्मल लेयर दिखाई देगी, ठीक है। मध्य में वल्कुट लेयर है, कॉर्टिकल सेल्स हैं, और बीच का जो है सेल्स, ये वेस्कुलर स्ट्रैंड से मिलके बना होता है। अब बात करते हैं कैप्सूल की। ये वाला जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है, इसे हम कैप्सूल कहते हैं, और इसी कैप्सूल में स्पोर्स या बीजाणु भरे रहते हैं। कैप्सूल की जो आउटर स्ट्रक्चर है वो पियर शेप्ड होता है, नाशपाती के आकार का स्ट्रक्चर होता है। और कैप्सूल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एपोफाइसिस, थीका रीजन और ओपर्कुलम या प्रच्छद। तो ये वाला जो रीजन है, बेस वाला रीजन, इसे हम एपोफाइसिस कहेंगे। ये वाला रीजन थीका रीजन है, मिड वाला, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है सबसे एपिकल पार्ट, इसे ओपर्कुलम या प्रच्छद कहा जाता है। एपोफाइसिस रीजन की जो सेल्स हैं वो स्टेराइल होती है। एपोफाइसिस की भी जो बेसल सेल्स होंगी वो ग्रीन कलर की होती हैं, और पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है, मृदुद की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसकी जो एपोफाइसिस की एपिडर्मल लेयर है, इस लेयर में बहुत सारे स्ट्रोमेटा या रंध्र उपस्थित होते हैं, और कॉर्टिकल रीजन की जो सेल्स हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करती हैं। इस रीजन के बीच वाला जो रीजन होता है, ये वाली जो सेल्स है वो कंडक्टिंग टिश्यूज या समनी स्ट्रैंड से मिलकर बनी होती है, जो कि स्पोरोगोनियम के लिए जो मिनरल्स है और वाटर्स हैं उनके संचरण का या कंडक्शन का काम करती है। एपोफाइसिस के बाद का जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसे हम थीका रीजन बोलते हैं, जो कि कैप्सूल का एक मेजर पार्ट होता है। इसमें स्टेराइल और फर्टाइल दोनों टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। थीका रीजन में जो कैप्सूल का सेंटर पार्ट है, जिसे हम कॉल्यूमेला कहते हैं, इससे बनता है कॉल्यूमेला से, जो कि कॉल्यूमेला की जो सेल्स हैं उनके बीच में किसी प्रकार का अंतराकोशिकीय स्पेस नहीं होता है। काफी सघन होमोजेनस टाइप की पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से ये बना होता है, और इस कॉल्यूमेला रीजन के चारों तरफ ही जो इस कॉल्यूमेला रीजन के चारों तरफ ही बीजाणु या बीजाणु को उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो स्पोर सेक पाया जाता है, बीजाणु कोश पाए जाते हैं, और बीजाणु कोश के जस्ट बाद में एयर स्पेसिस पाए जाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं एयर स्पेसिस, जिन्हें ट्रेबिक्यूलिस कहते हैं। तो एयर स्पेसिस को जो ब्रेक कर रहे हैं इन्हें हम ट्रेबिक्यूलिस कहते हैं। तो एयर स्पेस पाए जाते हैं जो कि पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। थीका रीजन की एपिडर्मल सेल्स की बात करते हैं, जो आउटर सरफेस पे पाई जाती है। तो इस थीका रीजन की एपिडर्मल सेल्स में किसी प्रकार के स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं। कोल्यूमेला रीजन की दोनों तरफ स्पोर सेक पाया जाता है, जो कि आर्किस्पोरियम सेल से मिलके बना होता है, और ये आर्किस्पोरियम सेल्स बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनाती हैं। इन बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित स्पोर्स का निर्माण होता है। ओपर्कुलम रीजन, ये वाला जो रीजन है, जो कि इस कैप्सूल के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे हम ओपर्कुलम कहते हैं, या इसे हिंदी में हम प्रच्छद कहते हैं। और ये ओपर्कुलम रीजन लगभग 4 से 5 लेयर्स का बना होता है। ओपर्कुलम रीजन का भी जो सबसे बाहर वाला सेल रीजन है, जो कि एपिडर्मल सेल से बना होता है।
एपिडर्मल सेल्स के अंदर की तरफ जो सेल्स होंगी वो सारी सेल्स पैरेन्काइमेटस टाइप की होती हैं। थीका और ओपर्कुलम के बीच का जो रीजन है, यहाँ पर पेरिस्टोम टीथ और एन्युलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पेरिस्टोम टीथ और एन्युलस कहाँ होंगे? ओपर्कुलम और थीका जो है इसके बीच वाले, इस वाले रीजन में पेरिस्टोम टीथ और एन्युलस उपस्थित होता है। पेरिस्टोम टीथ भी तिकोने दांत टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि 2 रिंग में प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक रिंग में 16 पेरिस्टोम टीथ प्रेजेंट होते हैं। आउटर रिंग वाले जो पेरिस्टोम टीथ है वो ज्यादा डेवलप होते हैं बजाय कि इनर रिंग के, और ये पेरिस्टोम टीथ हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं इसलिए क्या करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होने के कारण ये मॉइस्चर एब्जॉर्व करके फूल जाते हैं और बीजाणुओं के प्रकीर्णन में हेल्प करते हैं, उनको कंट्रोल करके रखते हैं, प्रकीर्णन को कंट्रोल करते हैं। एन्युलस, ये वाला जो रीजन है ये एन्युलस कहलाता है। तो एन्युलस क्या है? कैप्सूल की माउथ या मुंह के ऊपर 4 से 6 तक रिंग पाई जाती है सेल्स की, जिसे हम एन्युलस बोलते हैं। और जब ये कैप्सूल मेच्योर हो जाता है तो ओपर्कुलम से इसको अलग करने का काम जो होता है वो कौन करता है? एन्युलस करता है। ओपर्कुलम जो टूटता है तो इसमें जो मेन हेल्प करता है वो एन्युलर सेल से एन्युलस करता है। कैप्सूल का स्फुटन या डाइसेस कब होता है? जब एनवायरमेंट में मॉइस्चर कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कोल्यूमेला की जो सेल्स हैं वो सूखना प्रारंभ करती हैं, वो और सूखने से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और इससे क्या होगा, जो स्पोर सेक है या बीजाणु कोश है, इनकी वॉल पर प्रेशर पड़ता है। साथ ही जो एन्युलस की सेल्स हैं उन सेल्स पे भी प्रेशर पड़ता है, और इस प्रकार, और ये जो सेल्स होती है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके म्यूसिलेजिनस हो जाती हैं, और इसी कारण थीका और ओपर्कुलम जो है वो अलग हो जाता है और यहाँ का एरिया ओपन हो जाता है। ओपर्कुलम जो ही अलग होता है, यहाँ से जो स्पोर्स सेक है उसमें जो भी मैच्योर स्पोर्स हैं वो एनवायरमेंट में बाहर आ जाते हैं। अब क्या होगा, जो पेरिस्टोम टीथ होते हैं ऊपर की तरफ पेरिस्टोम टीथ लगे रहते हैं, तो जब मॉइस्चर की कमी हो जाती है तभी इसका प्रकीर्णन होता है। तो क्या होगा, जो पेरिस्टोम टीथ हैं वो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, और उनके मुड़ने से ये जो कैप्सूल का मुंह है वो पूरा ओपन हो जाता है और सारे स्पोर्स बाहर की तरफ आ जाते हैं। जो ही एनवायरमेंट में फिर से मॉइस्चर आता है तो पेरिस्टोम टीथ फिर से फूल जाते हैं और स्पोर्स के जो बाहर जाने का रास्ता होता है उसको बंद कर देते हैं। फिर जब मॉइस्चर कम होता है तो फिर से पेरिस्टोम टीथ सिकुड़ जाते हैं और गैप बन जाता है, और फिर से स्पोर्स एनवायरमेंट में डिस्पर्स हो सकते हैं। इस प्रकार जो स्पोर्स हैं वो एक साथ नहीं गिरते हैं, वो रेगुलेट होते रहते हैं पेरिस्टोम टीथ की सहायता